वेरी गुड आफ्टरनून जी, सत श्रीकाल। एटलीस्ट काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आई थी, तो आज हम लोग फिर से शुरू करते हैं सीआरपीसी के रिगार्डिंग। थोड़ा सा बीमार चल रहा जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया, उसके लिए सो सॉरी फॉर डैट। हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सीआरपीसी के रिगार्डिंग आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 126 अप टू सेक्शन 128 ऑफ सीआरपीसी रिगार्डिंग। इंपॉर्टेंट क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है 125 ऑफ सीआरपीसी के रिगार्डिंग। वहाँ पर मेंटेनेंस के लिए हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, और हमने एटलीस्ट 2 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं वहाँ पर। एक लिव इन रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी थी कि क्या 125 सेक्शंस में जो लिव इन रिलेशनशिप वुमन है क्या वो मेंटेनेंस ले सकती है कि नहीं ले सकती। तो सर्कमस्टांसेस चेंज हो चुके हैं, हालात चेंज हो चुके हैं, और यहाँ पर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये टाइम की जो है वो नीड है कि उनको अलाउ किए जाए मेंटेनेंस के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर मैंने जो प्रीवियस जो लेक्चर था मेरा लिव इन रिलेशनशिप रिगार्डिंग, तो उसमें स्पेशली मैंने केस लॉ डिस्कस किए हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें उन्होंने अलाउ किया है कि लिव इन रिलेशनशिप के रिगार्डिंग की वो 125 में भी मेंटेनेंस ले सकती हैं। तो आज हम लोग प्रोसीजर के रिगार्डिंग बात करते हैं, क्योंकि 125 जो था वो हमारा लॉ है, जो सब स्टार्टिंग लॉ है, और उसमें अरेस्ट के रिगार्डिंग भी बात की गई है, 1 मंथ के अरेस्ट के रिगार्डिंग प्रोसीजर भी है। तो आज हम लोग प्रोसीजर के रिगार्डिंग बात करते हैं कि 126 ऑनवर्ड जो है हमारा प्रोसीजर क्या होगा मेंटेनेंस के रिगार्डिंग। लॉ कहता है 126 सेक्शन कि जो आप सूट फाइल कर रहे हो 125 का मेंटेनेंस के रिगार्डिंग एप्लीकेशन मूव कर रहे हो, वो कहां पर आप फाइल कर सकते हो एप्लीकेशन। तो एज पर द सीआरपीसी इज कंसर्न 126 इज वेरी क्लियर इटसेल्फ कि प्रोसीडिंग जो होगी 125 की मे बी टेकन अगेंस्ट एनी पर्सन इन एनी डिस्ट्रिक्ट। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप सूट फाइल कर सकते हो, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि वहां पर हस्बैंड रिजाइड कर रहा हो। वहां पर लिखा वेयर ही इज मीन्स व्हाट, हस्बैंड। जिससे आपने मेंटेनेंस क्लेम करना है वो जहां पर रह रहा है वहां पर सूट फाइल कर सकते हो, एप्लीकेशन वहां पर फाइल लगा सकते हो 125 के रिगार्डिंग। या फिर सेकंड पॉइंट क्या है, वेयर ही और हिज वाइफ रिजाइड। वाइफ कौन सी है जो क्लेम कर रही है, जहां पर वो इकट्ठे रह रहे हैं, जहां पर भी रह रहे हैं, जहां पर वो रह रहा है, हस्बैंड रह रहा है, जहां पर वाइफ रह रही है, वहां पर भी 125 की एप्लीकेशन लगा सकती है। तो ये नहीं जरूरी, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट थिंग की वो ये है कि वाइफ जहां पर भी रिजाइड करेगी वहां पर भी वो एप्लीकेशन लगा सकती है। ये अपने आप में क्लियर है, क्योंकि वहां पर वर्ड और लिखा है, वेयर ही और हिज वाइफ रिजाइड्स, और वेयर ही लास्ट रिजाइडेड विद हिज वाइफ। जहां पर वो इकट्ठे रहे हैं वहां पर भी आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हो। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, वहां पर लिखा है और एज द केस में बी विद द मदर ऑफ इलेजिटिमेट चाइल्ड, विद द मदर ऑफ इलेजिटिमेट चाइल्ड। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि 125 में इलेजिटिमेट चाइल्ड है वो भी मेंटेनेंस ले सकता है, वहां पर स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। तो इसीलिए मदर ऑफ इलेजिटिमेट चाइल्ड, द गार्डियन ऑफ दैट इलेजिटिमेट चाइल्ड, क्योंकि मदर के लिए तो वो लेजिटिमेट है ना, वो तो उस पर्सन के लिए इलेजिटिमेट है। तो लॉ कहता है एक पर्सन जो इलेजिटिमेट चाइल्ड है वो भी क्लेम कर सकता है 125 में मेंटेनेंस। इसलिए यहां पर लिखा है मदर ऑफ इलेजिटिमेट चाइल्ड, जहां पर भी वो रहेगी वो अपने बच्चे के रिगार्डिंग क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस। तो वो खुद भी क्लेम कर सकती है कि वो वाइफ है उस पर्सन की, और अगर वो वाइफ नहीं भी है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बच्चा इलेजिटिमेट है तो ये लीगल वाइफ नहीं हुई, तो हमें 125 में लीगल वैलिड वाइफ चाहिए। तो अगर वो लीगल वैलिड वाइफ नहीं है तो वो बच्चे की रिगार्डिंग तो क्लेम कर सकती है, क्योंकि इलेजिटिमेट चाइल्ड जो है वो खुद अपना मेंटेनेंस ले सकता है 125 के। तो जहां पर वो मदर रह रही है इलेजिटिमेट चाइल्ड की, अपने बच्चे को साथ में रख के रह रही है, वो वहीं पर वो केस फाइल कर सकती है, एप्लीकेशन लगा सकती है 125 के रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ दैट इलेजिटिमेट चाइल्ड। देन वी हैव अ सेकंड क्लॉज। लॉ कहता है कि जितने भी एविडेंस लिए जाएंगे इस प्रोसीडिंग के दौरान, एप्लीकेशन आपने मूव कर दी, जितने भी एविडेंस होंगे उस पर्सन के सामने होंगे जिस पर्सन से आप मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हो। लेकिन अगर कोर्ट ने उसको डिस्पर्स कर दिया है कि वहां पर उसकी अटेंडेंस की कोई जरूरत नहीं है, पर्सनल अटेंडेंस की जरूरत नहीं है, तो उसका जो एडवोकेट होगा उनके प्रेजेंस के सामने वो सारे एविडेंस जो है वो कोर्ट में रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो वहां पर स्पेशली मेंशन किया गया है जितने भी एविडेंस है, ऑल एविडेंस टू सच प्रोसीडिंग्स। कौन सी प्रोसीडिंग, 125 की,
shall be taken in the presence of the person against whom an order for payment of maintenance is proposed to be made, or his personal tenders is dispensed, जहां पर उसकी personal tenders डिस्पेंस कर दी है कि आपको आने की जरूरत नहीं है, तो नेचुरल बात है कि उसका जो प्लीडर होगा उसके सामने सारे एविडेंस लिए जाएंगे एंड शैल बी रिकॉर्डेड एज पर द समन केसेस प्रोसीजर। तो समन केसेस का जो प्रोसीजर होगा वो फॉलो किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइजो ऐड कर दी कि अगर मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाइड हो गया कि जो पर्सन जिसके अगेंस्ट हमने मेंटेनेंस के ऑर्डर प्रपोज किए हैं वो विलफुली अवॉइड कर रहा है सर्विस लेने के लिए, लाइक हमने पता है कि हमने प्रपोज करना है कि हाँ भाई उसके अगेंस्ट हमने मेंटेनेंस के ऑर्डर देने हैं, लेकिन वो समन ही नहीं रिसीव कर रहा। अब लॉ कहता है अगर कोई पर्सन विलफुली रिसीव नहीं कर रहा समन, तो नेचुरल है कि 125 में एक्सपर्टे ऑर्डर भी हो जाते हैं। तो जो लॉ कहता है कि भाई एक्सपर्टे ऑर्डर आप कर सकते हो, द मैजिस्ट्रेट हैज अ पावर, उसके पास पावर है, एक्सपर्टे ऑर्डर डिक्लेयर कर दे विद रीजन कि भाई उसको समन जो थे वो भेजे गए थे लेकिन उसने रिसीव नहीं किए विलफुली, वो इग्नोर कर रहा है सर्विस समन को रिसीव करने के लिए, तो इसलिए हम लोग इस पर्सन के अगेंस्ट ऐसे एक्सपर्टे ऑर्डर देते हैं। लॉ कहता है फर्दर जिस पर्सन के अगेंस्ट एक्सपर्टी ऑर्डर हुए हैं अगर वो 3 मंथ के अंदर अंदर वो कोर्ट को सफिशिएंट कॉजेज शो कर रहा है कि क्यों नहीं मैं आ पाया कोर्ट में, तो अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो गई तो कोर्ट जो उस एक्सपर्टी ऑर्डर को सेटिस्फाइड भी कर देगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्लॉज में लिखा है कि जो कॉस्ट होगी एप्लीकेशन की 125 के ऑर्डर के रिगार्डिंग जो कॉस्ट होगी वो कॉस्ट भी वो बियर करेगा, क्योंकि सेटिस्फाइड करना है, लाइक आपने एक्सपोर्ट ऑर्डर पास कर दिया उसको सेटिस्फाइड करना है, तो नेचुरल है कि दूसरी पार्टी को कॉस्ट तो देनी पड़ेगी आपको। तो जो कॉस्ट के रिगार्डिंग जो है वो मैजिस्ट्रेट जो है वो पर्टिकुलर वो डिसाइड करेगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि स्टूडेंट्स में काफी कंफ्यूजन होती है। अब मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ कि 125 की जो एप्लीकेशन वो मैजिस्ट्रेट के सामने आप लगाते हो, जबकि जो डिवोर्स प्रोसीडिंग है वो आप सेशन कोर्ट के सामने होती है, सेशन जज के सामने होती है, या स्पेशल जज जो हमारा अपॉइंट किया गया फैमिली कोर्ट उसके सामने अपने वो प्रोसीडिंग्स होती हैं, लेकिन 125 की मैजिस्ट्रेट के सामने होती है, तो दोनों सेपरेट चलती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। अब 127 में मेंशन किया गया अल्टरेशन इन अलाउंसेस। अब जो अलाउंसेस आपने 125 में ऑर्डर कर दिए, चाहे वो इंटरिम है चाहे वो फाइनल है, क्या आप उसको अल्टर कर सकते हो? लाइक सपोज अगर सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, वाइफ जो था उसको सपोज लॉटरी निकल आई, अब वो 5 करोड़ की लॉटरी निकल आई, अब वो उसके पास तो 5 करोड़ रुपीज हो गए, अब हस्बैंड जो है वो गरीब है, क्या हस्बैंड एप्लीकेशन मूव कर सकता है कि सर सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं एंड नाउ शी बिकम अ रिच, अब मैं पुअर हूं, तो ये जो अल्टरेशन है आप इसमें अल्टरेशन करो। तो लॉ कहता है कि 127 में कोर्ट जो है वो अल्टर कर सकती है अगर वो सफिशिएंटली आप उसको जस्टिफाइड कर दो तो वहां पर लिखा है 127 में ऑन प्रूफ ऑफ द चेंज इन द सर्कमस्टांसेस। अगर आपने सर्कमस्टांसेस प्रूफ कर दिए, जो चेंजेस हुए हैं सर्कमस्टांसेस आपने वो कोर्ट में प्रूफ कर दिए, तो 125 में जो मंथली अलाउंसेस दिए हैं, चाहे वो फाइनल अलाउंसेस है, मेंटेनेंस है, या वो इंटरिम मेंटेनेंस है, या कोई ऑर्डर पास किया गया पार्टली मंथली अलाउंसेस के लिए, तो वो जो मैजिस्ट्रेट है वो उसको अल्टर कर देगा। अगर कोर्ट को लगता है कि भाई नहीं इसको मेंटेनेंस की अब जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसकी तो लॉटरी निकल आई 5 करोड़ की, तो उसको कैंसिल कर देगा, राइट। तो ये जरूरी नहीं है, तो अल्टरेशन जो है वो चलता रहता है एज पर सर्कम। लाइक सपोज हस्बैंड पहले 5,000 को मारा, अब वो 50,000 वो अर्निंग कर रहा है, तो वाइफ जो एप्लीकेशन लगाएगी सर 5,000 के अकॉर्डिंग मुझे मेंटेनेंस दिया गया है, अब उसकी अर्निंग 50,000 है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे मेंटेनेंस अब मेरा भी चेंज कर दो। तो ये चेंजेस वगैरह वो चलते रहते हैं, तो आपको जस्टिफाइड करना होता है, आपको वो सर्कमस्टांसेस प्रूव करने होते हैं। अगर आप क्लेम करते हो जहां कोर्ट से कोई भी रिक्वेस्ट आप रिलीफ लेना चाहते हो तो आपको प्रूफ तो करना ही होगा। तो ये मैजिस्ट्रेट जो है वो उसको अल्टर कर सकता है, ये उसकी ड्यूटी है अगर आप सेटिस्फाइड कर दोगे तो। सेकंड क्लॉज क्या कहती है, वेयर इट अपीयर्स टू द मैजिस्ट्रेट दैट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी डिसीजन ऑफ ए कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट, अगर किसी सिविल कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया है, जो ऑर्डर है 125 में उसको कैंसिल करना जरूरी है, तो वो मैजिस्ट्रेट उसको कैंसिल भी कर सकता है। लाइक सपोज सिविल कोर्ट क्या है, लाइक सपोज उसने डिवोर्स की एप्लीकेशन भी लगाई हुई है, अब डिवोर्स में उसका डिवोर्स हो गया और कोर्ट ने वहां पर लमसम अमाउंट उसको दे दिया 50 लाख रुपीज, जब 10 लाख रुपीज उसको लमसम दे दिया वाइफ को। अब 125 का जो ऑर्डर है वो एक्चुअली में आपको कैंसिल करना होगा। जो सिविल कोर्ट ने जो जजमेंट दे दी है कि इसने भाई लमसम
पेमेंट उसने ले लिया है, तो उसके बाद यहां पर 125 में मेंटेनेंस की अब कोई जरूरत ही नहीं है। तो लॉ कहता है कि जो मैजिस्ट्रेट है, अगर उनको लगता है कि इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी डिसीजन, जो सिविल कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है, जो ऑर्डर था 125 में, उसको कैंसिल करना, जब उसको वेरी करना बहुत जरूरी है, तो जो कोर्ट होगी मैजिस्ट्रेट की, वो एज पर द ऑर्डर ऑफ द सिविल कोर्ट उसको कैंसिल कर देगी या उसको वेरी कर देगी। थर्ड क्लॉज क्या कहती है, वे एनी ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 125 इन फेवर ऑफ ए वुमन। अगर 125 में वुमन के फेवर में कोई डिसीजन हो गया, जिसका डिवोर्स हो गया बाद में, या उसने डिवोर्स की डिग्री ले ली हस्बैंड से, और मैजिस्ट्रेट अब सेटिस्फाइड हो गया कि जो वुमन थी जिसका डिवोर्स हो चुका है, अब उसने रीमैरिज करवा ली है। अब भाई अब रीमैरिज करवा ली है तो पहले वाले को छोड़ दो, आप उससे क्यों मेंटेनेंस क्लेम करोगे आप, क्योंकि आपने तो मैरिज करवा ली। अगर आपकी रीमैरिज हो गई डिवोर्स लेने के बाद, तो डेफिनेटली आप 125 के रिगार्डिंग जो वो ऑर्डर है वो कैंसिल करना होगा आपको। सेकंड थिंग, द वुमन हैज बीन डिवोर्स्ड बाय हर हस्बैंड, हस्बैंड ने उसको डिवोर्स दे दिया, और दैट शी हैज रिसीव्ड, या उसने रिसीव कर लिया क्या, कस्टमरी और पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग लमसम अमाउंट रिसीव कर लिया, वॉज पेबल ऑन सच डिवोर्स, डिवोर्स के समय उसने सारा का सारा पैसा रिसीव कर लिया, तो कोर्ट कैंसिल सच ऑर्डर, तो कोर्ट उस ऑर्डर को कैंसिल कर देगी इन केस वेयर सच सम वाज पेड बिफोर सच ऑर्डर। अगर कोर्ट ने 125 में जो ऑर्डर दिया था उससे पहले अगर वुमन ने पर्सनल लॉ में या कस्टमरी लॉ में डिवोर्स लेने के समय सारा पैसा इकट्ठा ले लिया, तो लॉ कहता है कि भैया मैं उसको ऑर्डर को कैंसिल कर देता हूं। और दूसरी बात, इफ इन एनी अदर केस फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड इफ एनी फॉर विच मेंटेनेंस हैज बीन एक्चुअली पेड, या फिर डिवोर्स के बाद अगर उसने जो अमाउंट जो है वो हस्बैंड ने पे किया है उसको, तो उसके बाद ऑर्डर के बाद भी वो कोर्ट जो है उसको अल्टर कर सकती है, उसको कैंसिल कर सकती है। अब ये इंपॉर्टेंट था। सी पॉइंट क्या कहती है, क्या कहता है, द वुमन हैज ऑब्टेन्ड अ डिवोर्स, अब वुमन ने डिवोर्स ले लिया फ्रॉम हर हस्बैंड, एंड दैट शी हैड वॉलंटरली सरेंडर हर राइट, और उसने छोड़ दिया कि मैंने तो डिवोर्स ले लिया है, अब मैं अपना जो राइट है 125 का वो भी वेव कर रही हूं, छोड़ रही हूं। तो नेचुरली अगर वो उसने अपना राइट वॉलंटरली, वहां पर वर्ड लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वॉलंटरली सरेंडर हर राइट विदाउट कफ एमएम, वो अंडर कॉशन नहीं होनी चाहिए, अंडर इन्फ्लुएंस उसने वॉलंटरली मीन्स विद हर फ्री कंसेंट। अब अगर उसने डिवोर्स के बाद डिवोर्स ले लिया, अगर उसने फ्री विल से अपना जो राइट था 125 का उसको वेव कर दिया, तो डेफिनेटली जो है उसका कोई राइट जो है वो नहीं रह जाता, तो मैजिस्ट्रेट उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन जो है वो सुना देगा। फोर्थ पॉइंट, एट द टाइम ऑफ मेकिंग एनी डिक्री, कोर्ट जब भी डिक्री सुनाएगी फॉर द रिकवरी ऑफ एनी मेंटेनेंस के रिगार्डिंग, जहां फॉर द रिकवरी ऑफ डॉरी ऑफ एनी पर्सन के रिगार्डिंग, तो to whom monthly allowances for the maintenance and entire maintenance of any of has been ordered to be paid under section 125, जिसके मतलब 125 में ऑर्डर हो चुके हैं, उसके बाद कोई डिक्री और हो गई डिवोर्स के रिगार्डिंग, तो या फिर डोरी आपने रिकवर करने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, तो लॉ कहता है कि वो जो मंथली अलाउंसेस है या फिर वो जो अलाउंसेस जो उसने डिवोर्स में लिया है वो हमेशा ध्यान में रखा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेचुरल है कि 125 में अगर आपने ऑर्डर सुना दिया तो सिविल कोर्ट उसको ध्यान में रखेगी कि भाई वहां पर भी 125 में आपने इतना जो वो पेमेंट है वो आप रिसीव कर रहे हो, तो नेचुरल है कि सिविल कोर्ट वहां पर जो है वो कम अलाउंसेस भी जो वो अलाउ कर सकती है। तो लॉ कहता है कि ये दोनों कोर्टें जो है वो पैरेलल बैलेंस बनाकर चलेगी। ऐसा नहीं होता कि जितने भी सूट होंगे उसमें मेंटेनेंस जो है वो एज पर डिस्क्रिप्शन पावर होगा, लाइक डिस्क्रिप्शन डजंट मीन डिस्क्रिप्शनरी आर्बिट्रेरी नहीं होगा कि आपने 125 में भी 10,000 ले लिया, आपने 24 सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में भी 10,000 ले लिया, तो ये तो नहीं होगा ना। तो लॉ कहता है कि भाई अगर सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के रिगार्डिंग आपने वहां पर भी एप्लीकेशन लगाई है तो वहां पर भी आपको 10,000 मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता, वो प्रोपोर्शनेटली मिलता रहेगा आपको। तो जो सिविल कोड होगी वो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि 125 में क्या ऑर्डर है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी जो है वो जो ऑर्डर होंगे वो उसके अकॉर्डिंग वो चेंज करते रहते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था आपके लिए, राइट। देन वी हैव सेक्शन 128, लास्ट सेक्शन एज व्हिच डील्स विद द एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर। अब ऑर्डर तो सुना दिया 125 में, अब उसको इंप्लीमेंट भी करवाना है हमने, उसको इन्फोर्स भी करवाना है, तो 128 सेक्शन डील कर रहा है उस ऑर्डर को इन्फोर्समेंट के रिगार्डिंग। कौन सा ऑर्डर? मेंटेनेंस का। किस सेक्शन में? 125 में। चाहे वो इंटरिम ऑर्डर है चाहे वो फाइनल ऑर्डर है, उसको इन्फोर्स तो करवाना ही होगा। तो इन्फोर्स के रिगार्डिंग 128 सेक्शन क्लियर कर रहा है कि जो कॉपी होगी ऑर्डर की, कौन से ऑर्डर की?
फाइनल ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस या इंटायरम मेंटेनेंस की आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करनी होगी पार्टीज को जिसके फेवर में वो डिसीजन हुआ है, या उसके गार्डियंस को देनी होगी, ठीक है। और उस ऑर्डर को एंड सच ऑर्डर में बी इन्फोर्स्ड बाय एनी मैजिस्ट्रेट। अब वो जो ऑर्डर होगा वो कोई भी मैजिस्ट्रेट उसको इन्फोर्स करवा सकता है इन एनी प्लेस। ये इंपॉर्टेंट है, लाइक डिसीजन किसी एक कोर्ट ने दिया, अब वाइफ कहीं और रह रही है तो वहां पर भी उसको इन्फोर्स करवा सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहां पर बिल्कुल क्लियर कर दिया कोर्ट ने, लॉ ने, कि एंड सच ऑर्डर में बी इन्फोर्स्ड बाय एनी मैजिस्ट्रेट इन any place where the person against whom it is made may be or and such magistrate is satisfied as to the identity of the parties and the non-payment of the allowances। यहाँ पर आइडेंटिटी जो है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सपोज आपने बठिंडा से 125 का ऑर्डर रिसीव कर लिया, फाइनल ऑर्डर हो गया, वाइफ ऑफ रह रही है पटियाला में, तो वहां पर भी वो एप्लीकेशन लगा सकते हैं उसकी इन्फोर्समेंट के रिगार्डिंग। तो लॉ कहता है कि जो पटियाला की कोर्ट होगी वो आइडेंटिटी ऑफ जो पार्टीज हैं उसमें वो अगर सेटिस्फाइड होगी कि ये वाइफ और वो हस्बैंड दोनों सेम है, तो उसके बाद वो उसको इन्फोर्स करवा देगी। अब ये इंपॉर्टेंट है कि इन्फोर्स, लाइक अगर वो इंटरिम मेंटेनेंस है, अगर वो नहीं दे रहा तो नेचुरल बात है कि 125 एक ऐसा सेक्शन है जहां पर अगर आप मेंटेनेंस नहीं दे रहे तो आपको 1 मंथ की रेस्ट जो है वो हो सकती है। तो इन्फोर्समेंट करने का ये तरीका होता है, लाइक 125 में एक कॉशन टाइप है हमारे लिए, इफ द हस्बैंड फेल्स टू पे द मंथली अलाउंसेस देन जो वाइफ है वो विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द ड्यू अमाउंट वो एप्लीकेशन मूव करके उसको अरेस्ट करवा सके 1 मंथ के लिए। तो नेचुरल है कि वो हस्बैंड वो है जो वो नेचुरल उसको पे करना ही होगा। तो ये एक इन्फोर्समेंट का एक वे आउट है जो प्रोसीजर में दिया गया है। तो नेचुरल है, लॉ कहता है कि भाई वाइफ जहां भी रहेगी वहां पर उस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करवा सकती है, और वो मैजिस्ट्रेट अगर सेटिस्फाइड हो गया कि यस ये पार्टीज की आइडेंटिटी सेम है जो 125 ऑर्डर में है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो जो है वो उसको इन्फोर्स करवाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 125 सेक्शन, क्योंकि ये सिर्फ मेंटेनेंस के रिगार्डिंग था जो काफी इंपॉर्टेंट था। हमने डिस्कस किया था जब हमने हिंदू मैरिज एक्ट किया था, वहां पर मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था 125 के रिगार्डिंग, क्योंकि लिंक स्टडी है हमारी, तो वहां पर मैंने 100% अपने एफर्ट्स दिए थे कि वहां पर आपको समझा सकूं कि 125 में भी हम लोग मेंटेनेंस ले सकते हैं। लेकिन 125 जो सेक्शन है वो सीआरपीसी में दिया हुआ है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि इट्स नॉट अ प्रोसीजरल ओनली, क्योंकि 125 में वो सब्सटेंटिव भी है क्योंकि उसको डिफाइन कर रहा है मेंटेनेंस को, और उसके रिगार्डिंग वो एक उसमें पनिशमेंट भी प्रिस्क्राइब की है और प्रोसीजर भी प्रिस्क्राइब किया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सेक्शन 126 टू 128 हमने आज कवर कर लिया है। तो दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑन द मेंटेनेंस। उसके बाद हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो इन केस ऑफ एनी डाउट, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, प्लीज आप डिस्कस करना। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।